हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज टी के। कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले डीपीएफ क्या होता है और डीईएफ क्या होता है। तो डीपीएफ और डीईएफ ये जो दोनों सिस्टम है ये हमारे गाड़ी के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। और इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। काफ़ी सिंप्लीफाई करके मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो में बने रहना और पूरा वीडियो देखना। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं आपको डीपीएफ का काम बता देता हूँ। तो सिंपली हमारा डीपीएफ क्या करता है, जो जितने भी हार्मफुल गैसेस रहेंगे उनको कम कर कर इन्वायरमेंट में नेचुरल गैसेस भेजने का काम करता है। मतलब ये हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करने का काम करता है। अब हम समझते डीईएफ क्या होता है। डीईएफ एक फ्लूइड है जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम डीपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ओके, तो आइए डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास दो डायग्राम है। एक है इंजन का और दूसरा है हमारा पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसको हम बोलेंगे डीपीएफ। ओके, तो हम अभी समझते हैं कि इंजन किस तरीके से काम करता है। हमारा इंजन जो रहेगा वो एयर लेगा और हमारा फ्यूल लेगा, जो कि डीजल वगैरह रहेगा। ओके, तो इसका कंबस्शन होता है हमारे इंजन के अंदर। और इंजन के आज कंबस्शन होने के बाद जो पावर स्ट्रोक होता है, उसके बाद हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जितने भी जले हुए गैसेस रहते हैं, जो कि ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कुछ इस तरीके से बाहर आते हैं। ओके, तो ये सारे गैसेस यहाँ से कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हैं और वो जाते हैं डीपीएफ में। ओके, कुछ इस तरीके से डीपीएफ में जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, डीपीएफ जितने भी हार्मफुल गैसेस रहेंगे उसको फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद वो यहाँ से कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट में से नेचुरल गैसेस को बाहर निकालेंगे। ओके, तो अभी ये कंबक्शन होता है, इसके अंदर बहुत सारे गैसेस तैयार होते हैं, जो कि रहते हैं CO2, जिसको हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा रहता है हमारा HC, जो कि हाइड्रोक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट रहता है वो रहता है नॉक्स। ओके, तो नॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीला गैसेस रहता है इसके अंदर। और नॉक्स रहता है, उसके बाद रहता है हमारा PM, जिसको हम बोलेंगे पर्टिकुलेट मैटर। ओके, तो ये जो दो गैसेस रहते हैं इसके अंदर, इनको ये फिल्टर करने का काम करता है। जो जितना भी PL और नॉक्स रहेगा, जो कि हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा, वो इसके अंदर ट्रैप होता रहता है। ओके, तो ये फिल्टर करने के बाद क्या करेगा, जो जितने भी हमारे गैसेस रहेंगे जैसे कि N2 और H2O, वो सारे गैसेस इसमें से बाहर जाएंगे, जो कि हमारे इन्वायरमेंटल के लिए हार्मफुल नहीं होते। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे एग्जॉस्ट गैसेस इसके अंदर से पास हो गए, तो हमारा जो सूट मास रहेगा वो हाई हो जाता है। तो अभी ये सूट मास कैसे क्रिएट होता है, जो हमारा PM रहता है, जो कि पर्टिकुलेट मैटर, और नॉक्स रहता है, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो है वो हमारे डीपीएफ में कुछ इस तरीके से यहाँ पर चॉक हो जाता है। ओके, तो इसको ये चॉक हो जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट होता है सूट मास्क। ओके, सूट मास्क, ठीक है। तो ये सूट मास्क इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो अभी ये किस तरीके से ट्रैप होता है, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, तो हमारा डीपीएफ रहता है कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये जो है हमारा डीपीएफ होने वाला है। ओके, तो ये डीपीएफ को हम थोड़ा सा और जूम आउट करके देखते हैं कि किस तरीके से डीपीएफ होता है। तो ये रहा हमारा डीपीएफ। तो अभी सिंपली यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे इंजन की तरफ से गैसेस आ रहे हैं, ओके, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर हमारा नॉक्स रहेगा और हमारा PL रहेगा, पर्टिकुलर मैटर। ओके, दो वो डीपीएफ के अंदर कुछ इस तरीके से चॉक हो जाता है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारे डीपीएफ के अंदर जो रहता है वो सूट मास बढ़ जाता है। ओके, तो ये किस तरीके से प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें हम अभी जानेंगे। इसको हम इन डेप्थ समझते हैं। अभी हम इसके डीपीएफ को और करीब से समझते हैं। ओके, तो हम डीपीएफ का थोड़ा सा क्लोजअप लुक लेते हैं। ओके, तो डीपीएफ में जो रहता है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, ये डायग्राम है। तो डीपीएफ कुछ इस तरीके से होता है अंदर की तरफ से, जिसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जा रही होती है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड जो रहती है वो कुछ इस तरीके से बंद होती है। एक साइड से जो हमारे गैसेस पास हो गए और एक साइड जो रहती है वो बंद होती है। तो अभी सिंपली क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा PL रहेगा, जो PM रहेगा, जो कि पर्टिकुलर मैटर रहेगा, और हमारा नॉक्स रहेगा, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, PM और नॉक्स इतना ही बोलूँगा मैं। तो हमारा PM रहेगा, वो PM और नॉक्स यहाँ से इस तरीके से निकलते रहते हैं। तो अभी ये सिंपली क्या होगा यहाँ पर, तो हमारा जो जितना भी ये नॉक्स रहेगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ से पास होगा। ओके,
तो ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये जो वॉल रहेगी हमारी, तो इस वॉल में जो हमारा पीएम और नॉक्स रहेगा वो ट्रैप हो जाता है। मतलब ये ट्रैप हो जाने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो जाने के बाद हमारे जितने भी नेचुरल गैसेस रहेंगे वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास हो जाएंगे। ओके, यहाँ से हमारा नेचुरल गैस पास हो जाएगी और हमारा पीएम और नॉक्स रहेगा वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो ये डीपीएफ सिंपली क्या करता है, जितने भी हार्मफुल गैस रहेंगे उनको फिल्टर कर देने का काम करता है, जैसे कि आपने देख लिया। ओके, तो इसको और हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से ट्रैप होता है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो हमारा डायग्राम, मतलब जूम इन कर दिया और आप इसके अंदर देख सकते हो कि जितने भी हम छोटे छोटे पार्टिकल और मैटर रहते हैं हमारे, जैसे कि पीएम हम जो पर्टिकुलर मैटर बोलेंगे, तो ये क्या होता है, जो हमारा डीपीएफ की वॉल रहती है इसके अंदर जाकर कुछ इस तरीके से बैठ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ये क्या करता है, हमारे डीपीएफ को चॉक करने लग जाता है, मतलब हमारा डीपीएफ जो है वो चॉक होने लगता है। तो अभी चॉक होगा तो वो इतने जितने भी होल्स रहेंगे ये सारे इसके अंदर बंद हो जाएंगे। ओके, तो ये चॉक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सूट मास हाई हो जाना। तो सूट मास किस तरीके से हाई होता है, जितने भी ये पर्टिकुलर मैटर इसके अंदर फंस जाएंगे तो ये हमारा सूट मास हाई हो जाता है डीपीएफ के अंदर। तो ये जो सारे पार्टिकल्स अगर इसके अंदर फंस जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 15 ग्राम के आसपास अगर सूट मास चला जाता है तो हमारे इंजन के अंदर, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एक लाइट आती है। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारे इंजन के अंदर कुछ इस तरीके से लाइट आती है, तो इसका मतलब जो हमारा सूट मास जो है वो हाई हो गया है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरीके से हमारा डीपीएफ चॉक हो जाता है, मतलब जितने भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा तरीके से यहाँ पर चॉक है और यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा डीपीएफ दिखता है। ओके, तो हमारा डीपीएफ रहेगा कुछ इस तरीके से चॉक हो जाता है, तो इसके लिए हमारा सूट मास जो रहता है वो हमारे डीपीएफ के अंदर बढ़ जाता है। तो अभी हम समझेंगे रीजनरेशन सिस्टम। तो रीजनरेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, जो हमारा सूट मास हाई हो गया है तो अभी इसको कम कैसे करेंगे। ओके, अगर ये हद से ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपको अलग प्रोसेस करनी पड़ती है, और इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर सूट मास हाई हो जाने के बाद जो रीजनरेशन सिस्टम रहता है वो किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो अब समझते हैं हम रीजनरेशन सिस्टम। ओके, तो रीजनरेशन अब क्यों ज़रूरी है, जैसे कि हमारे डीपीएफ के अंदर सूट मास हाई हो जाएगा तो उसको कम करने के लिए हमको रीजनरेशन सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, जिन गाड़ियों में डीईएफ का यूज़ नहीं होता है, जो कि एड ब्लू भी हम बोलते हैं उसको, यूरिया भी बोलते हैं, तो वो जिन गाड़ियों में यूरिया और एड ब्लू का डीईएफ का यूज़ नहीं होता है तो उन गाड़ियों में किस तरीके से रीजनरेशन होगा उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा इंजन जो रहता है, इंजन के तरफ से जैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ओके, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होने के बाद जो हमारा एग्जॉस्ट वॉल ओपन होता है, तो एग्जॉस्ट वॉल ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ से जो है वो एग्जॉस्ट वॉल ओपन होने के बाद जो हमारा डीजल रहेगा वो इंजेक्टर यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट करेगा। ओके, ये जो फ्यूल इंजेक्ट किया रहेगा वो फ्यूल जाकर कुछ डीपीएफ में कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो हमारा डीपीएफ का टेम्परेचर है वो बढ़ा देगा। डीपीएफ का टेम्परेचर बढ़ने के बाद कैसी प्रोसेस होगी वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सिंपली समझते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, जैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, हमारा एग्जॉस्ट वॉल ओपन होगा, तो यहाँ पर डीजल इंजेक्ट करके जो है वो डीपीएफ में भेजेगा। डीपीएफ में भेजने के बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस किस तरीके से होती है वो अभी हम डिटेल में समझते हैं। तो ठीक है, अभी हमने डीपीएफ को जूम इन कर लिया तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो आपका सामने डायग्राम देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा पीएम और नॉक्स जो है कुछ इस तरीके से इसके अंदर फंसे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो हमारा रहेगा सूट मास रहेगा, ये जो है वो आपका पूरी तरीके से चॉक हो गया रहेगा। तो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक जैसे होता है तो हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या करता है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक होने से पहले ही जो फ्यूल इंजेक्ट कर देता है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फ्यूल रहेगा वो हमारे डीपीएफ में आ जाएगा एग्जॉस्ट गैस के साथ। तो आ जाने के बाद कुछ यहाँ पर इसके अंदर फंस जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो जैसे हमारा डीपीएफ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फंसे हुए जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ाकर इनको जला देगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर बढ़ के ये जल रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो ये जलने के बाद क्या होता है हम आगे चलकर और देखते हैं। तो ये जल जाने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या होगा, इसका जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से ऐश तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। राख जो जिसको हम बोलते हैं, एकदम बारीक से पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट कर देगा और हमारा जो डीपीएफ रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। और मतलब जितने भी हमारे पार्टिकल्स यहाँ पर फंसे रहेंगे वो निकल कर, जितना भी हमारा सूट मास रहेगा वो यहाँ से निकल कर
यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से जो है वो रीजनरेशन सिस्टम वर्क करता है। तो अभी हम जानते हैं DEF के बारे में, जो कि हमारा होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। ओके, तो किस तरीके से वर्क करता है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये जो हमारा इंजन रहता है डीजल इंजन, यहाँ से जो है वो कुछ इस तरीके से जो एग्जॉस्ट गैसेस आते हैं हमारे, जिनमें रहता है नॉक्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो ये क्या करता है, नॉक्स को यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, तो ये नॉक्स को सेपरेट करने का काम करता है। तो अभी किस तरीके से काम करेगा, ये जो रहेगा हमारा एड ब्लू का टैंक रहेगा। ओके, ये आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एड ब्लू, जिसको हम DEF भी बोलते हैं, एड ब्लू भी बोलते हैं, और इसको यूरिया भी बोलते हैं। ओके, तो ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंजेक्टर लगा रहेगा। ओके, जैसे कि आप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, एक सेकेंड आपको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंजेक्टर लगा रहेगा। ओके, तो इंजेक्टर क्या करेगा, कुछ इस तरीके से DEF को स्प्रे करेगा इसके अंदर। तो जैसे ये स्प्रे होगा, ये यहाँ पर हमारे DPF में जाकर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, सिंपली ये जो है वो अमोनिया क्रिएट करेगा, अमोनिया। ओके, अमोनिया जो रहता है वो हमारे जितने भी हार्मफुल नॉक्स रहता है, हार्मफुल गैसेस रहते हैं, उनको कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, हमारा DEF फ्लूइड क्या करता है, ये जो करता है वो नाइट्रोजन और वाटर को सेपरेट कर देता है। मतलब हमारा नाइट्रोजन रहेगा और वाटर रहेगा, वो सेपरेट होकर यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम में से बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये सिंपली एड ब्लू का काम क्या रहता है, हमारा नॉक्स रहता है उसको कम करने का रहता है। मतलब हमारा जितना भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा उसको कम करके नाइट्रोजन और वाटर को सेपरेट कर कर वो एग्जॉस्ट गैस में से कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। अभी ये किस तरीके से रीजनरेशन करेगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो एड ब्लू क्या करता है, हमारा सिंपली जो है वो यूरिया का से यहाँ पर स्प्रे कर कर जितने भी हमारे हार्मफुल गैसेस रहेंगे उनको कम कर कर नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट कर कर नेचुरल गैस बाहर डालने का काम करता है। मतलब हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में से जितने भी हार्मफुल गैसेस रहते हैं उनको कम करने का काम हमारा DEF करता है। ओके, तो अब यहाँ पर रीजनरेशन सिस्टम रहते हैं हमारे, वो 3 टाइप के रीजनरेशन सिस्टम रहते हैं। ओके, तो हमारा पहला जो रहता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला हमारा रीजनरेशन सिस्टम है वो रहेगा पैसिव रीजनरेशन सिस्टम। तो पैसिव रीजनरेशन सिस्टम में क्या होता है, हमारा जैसे ही गाड़ी हमारी चलती रहती है, जैसे कि हम हाईवे वगैरह चला रहे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा सूट मास है वो कम करते रहता है। ओके, दूसरी होती है हमारी एक्टिव रीजनरेशन सिस्टम। तो एक्टिव रीजनरेशन सिस्टम में क्या होता है, सूट मास कम करने के लिए जो हमारा यूरिया रहता है वो गाड़ी के DPF के अंदर स्प्रे होते रहता है और वो सूट मास को कम करने का काम करता है। अभी कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं हम। ओके, तो अगर आपका ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि आप पेट्रोल गाड़ी लीजिए, मतलब वो वाला सिस्टम मत लीजिए आप DPF वाला। ओके, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी चलेंगी नहीं तो वो DPF आपका रीजनरेशन होगा ही नहीं। तो रीजनरेशन होता नहीं तो क्या होता है, सिंपली हमारा DPF चॉक हो जाता है। चॉक हो जाने की वजह से आपकी गाड़ी चलने वाली पिकअप वगैरह लॉस हो जाएगा, RPM कम हो जाएंगे, अच्छी तरीके से आपकी गाड़ी चलने पाएगी और आपको DPF रीजनरेशन बार बार करवाना पड़ेगा। तो अभी फोर्स रीजनरेशन सिस्टम क्या रहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमारा सूट मास रहता है वो 25 से ऊपर चला जाता है, जैसे कि आपने इमेज में देख लिया, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इतना अगर आपका DPF चॉक हो जाता है तो आपको फोर्स रीजनरेशन सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ECU के अंदर जो है वो एक डिवाइस लगाया जाता है जिसके अंदर हमारा रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो यही था DPF और DEF। ओके, तो DPF किस तरीके से काम करता है और DEF का क्या यूज़ होता है मैंने आपको सारा बता दिया। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सिटी में ज़्यादा रनिंग है तो आप DEF वाली गाड़ी लेना अवॉइड कीजिए और आप पेट्रोल गाड़ी पे आप जा सकते हो जिसके अंदर DEF का कोई DPF का कोई यूज़ ही नहीं होता है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और DPF की गाड़ी में क्या होता है, वो सूट मास हाई हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो और आप वापस गाड़ी रख रहे हो, चला रहे हो और वापस गाड़ी रख रहे हो, तो वो हमारा DPF का टेम्परेचर हाई जा ही नहीं सकता है। तो उसकी वजह से हमारा सूट मास बढ़ते रहता है और वो क्लीन नहीं हो पाता है, मतलब रीजनरेशन सिस्टम उसका अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है। तो इसकी वजह से आपका DPF चॉक हो सकता है और आपको बार बार शोरूम में जाना पड़ सकता है, मैकेनिक के पास आपको जाना पड़ सकता है। तो आप अवॉइड कीजिए, अगर आपका सिटी में ज़्यादा रनिंग है तो आप DPF वाली गाड़ी DEF वाली गाड़ी मत लीजिए, मतलब डीजल गाड़ी आप मत लीजिए। और अगर आपका हाईवे पर ज़्यादा रनिंग है तो आप अच्छे तरीके से DEF की गाड़ी ले सकते हो। पर अभी जो है वो DEF इसके अंदर यूज़ हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रीजनरेशन सिस्टम कर लेता है, जिसको हम एक्टिव रीजनरेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि वो अपने आप को कैलकुलेट करेंगे ECU की कितना सूट मास हाई हो रहा है, कितना सूट मास कम हो रहा है।
तो उस हिसाब से वो यूरिया स्प्रे करके वो एक्टिव रीजनरेशन सिस्टम में वो पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। ओके, तो इसके लिए DEF का यूज़ होता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के लिए। ओके, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको सारा चीज़ पता चल गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जितने भी नए लोग आते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके।